गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, जिसमें हमने बात की कृष्णिका विकिरण की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कॉम्पटन इफेक्ट की। तो आपका जो आज का नया टॉपिक है वो है मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव, द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग मैटर वेव, मैटर वेव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैटर वेव को समझने से पहले आप देखिए कुछ बेसिक चीजें समझिए। ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले विकिरण, विकिरण को जानते हो आप, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम विकिरण बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए विकिरण क्या हुआ कि पहले जो विकिरण था, विकिरण को हम तरंग रूप में मानते थे। देखो यहाँ पे जो विकिरण है, विकिरण की जो प्रकृति है तरंग, तरंग रूप में होती है। ठीक है ना, ये तरंग रूप लिख लो। ठीक है ना, विकिरण की एक प्रकृति होती है तरंग रूप में, दूसरी प्रकृति होती है कण रूप में। ठीक है ना, दूसरी प्रकृति होती है कण रूप में। तरंग रूप, विकिरण की जो तरंग रूप है, इसका जो प्रायोगिक सत्यापन होता है, ठीक है ना, वो किससे होता है? जो व्यक्तिकरण है, विवर्तन है। ठीक है ना, आगे एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमको ये पता चलता है कि विकिरण तरंग रूप में है। ठीक है ना, कण रूप हम जब कृष्णिका विकिरण को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्वांटम इफेक्ट को, ये इनको समझाया, तब हमने वहां पे विकिरण का कण रूप काम में लिया है। ठीक है ना, हमने क्या बताया है कि जो रेडिएशन है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है ना, आइंस्टीन ने क्या बोला है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। यही पढ़कर आए हो आप। ठीक है ना, यही देखकर सुनकर आए हो कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। एक पैकेट की जो एनर्जी है इक्वल टू h होती है। ठीक है, और वहां पे पैकेटों की बात की गई जिनको हमने क्वांटा बोला, जिनको हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने बात की कि जो फोटोन है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देके फिर प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फोटोन है वो कण की तरह काम कर रहा है कि जैसे दो कणों की टक्कर होती है, तो ये कण रेस्ट में है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। तो जब ये इससे टक्कर करता है तो टक्कर के बाद इसको कुछ अपनी एनर्जी दे देता है और खुद किसी थीटा डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक ना, और ये इस डायरेक्शन में चला जाता है जो भी है। ठीक ना, तो सेम जो ये विकिरण है, रेडिएशन है, ठीक है, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? किसकी तरह काम कर रहे हैं? कण की तरह, पार्टिकल की तरह। तो जो कण स्वरूप है वो, इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, ठीक है ना, प्रायोगिक सत्यापन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, एक्सेट्रा। ठीक ना, इन आदि से विकिरण का ये पता चलता है कि ये कण रूप में भी काम करती है। ठीक है ना, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, प्रायोगिक सत्यापन
ठीक है ना। तरंग रूप का इनसे व्यतिकरण विवर्तन से हो जाता है, कण रूप का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्प्लेक्स इफेक्ट से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और आती है फिर सामने निकलकर कि जब विकिरण इन दोनों रूपों में होती है, इसका मतलब विकिरण की जो प्रकृति है, ठीक है ना, विकिरण की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। ठीक है ना, द्वैत प्रकृति का मतलब विकिरण तरंग के रूप में भी, तरंग के समान भी व्यवहार करती है और कण के समान भी व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ पे बोर ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, बोर ने एक सिद्धांत दिया था, बोर का अस्पर्धी, ठीक है ना, अस्पर्धी सिद्धांत, ठीक है ना, ये है कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, बोर ने एक अस्पर्शी सिद्धांत दिया जिसमें कहा, ठीक है ना, बोर का अस्पर्शी सिद्धांत है, तो यहाँ पे लिख लो, बोर ने अपना जो अस्पर्शी सिद्धांत था उसमें कहा है, बोर ने अस्पर्शी सिद्धांत में कहा है, क्या कहा है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है हमेशा। इन्होंने कहा है कि विकिरण का, यहां पे लिख रहा है ना, विकिरण का संपूर्ण विवेचन करने के लिए, विकिरण का संपूर्ण विवेचन, ठीक है ना, इसको मतलब विकिरण का कंप्लीट अध्ययन करने के लिए, कंप्लीट स्टडी करने के लिए विकिरण की तरंग व कण प्रकृति, दोनों की दिख रहा है यहाँ पे, आवश्यकता है, ठीक है ना, तरंग व कण प्रकृति दोनों की आवश्यकता है, लेकिन ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन ये यहां पे लगा रहा हूं मैं, लेकिन एक ही प्रयोग में दोनों प्रकृति, ठीक है ना, लेकिन एक ही प्रयोग में जो दोनों प्रकृति है दिखाई नहीं देती है, एक ही प्रयोग में दोनों प्रकृति एक साथ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि बोर का अस्पर्शी सिद्धांत क्या है, उनके अनुसार ये है कि जो विकिरण है, विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है ना, तरंग प्रकृति व कण प्रकृति, और ये दोनों में समान व्यवहार करता है, ठीक है, और ये दोनों प्रकृति है, ठीक है ना, वो एक ही प्रयोग में दोनों प्रकृति दिखाई नहीं देती है, अर्थात जिस प्रयोग में तरंग स्वरूप काम में आ रहा है उसमें सिर्फ तरंग स्वरूप ही दिखाई देगा आपको विकिरण का, वहां पे आप विकिरण का कण स्वरूप नहीं देख सकते, ठीक है ना, और जहाँ पे कण स्वरूप काम आ रहा है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना,
कॉम्पटेंट अफेक्ट है, यहाँ पे कण स्वरूप काम आ रहा है, तो यहाँ पे कण स्वरूप भी आपको दिखाई देगा पार्टिकल का, ठीक है ना, पार्टिकल के रूप में ही दिखाई देगा, विकिरण तरंग के रूप में नहीं दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इसी के आधार पर जब ये चीज आई, ठीक है ना, ये चीज आई, इसी के आधार पर डे ब्रोगली, लुइस डे ब्रोगली, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट बार परिकल्पना की, ठीक है ना, फर्स्ट बार बताया कि जिस तरीके से विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार जो द्रव्य कण होते हैं आपके द्रव्य कण, ठीक है ना, द्रव्य कण का मतलब जैसे कोई भी पार्टिकल, ठीक है ना, मासिव पार्टिकल जिसके अंदर द्रव्यमान हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे ये चौक डस्टर, ठीक है ना, आप बॉल पत्थर, ये सारे द्रव्य कण हैं जितने आप देख पा रहे हैं, ये सारे, तो उन द्रव्य कणों की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। अर्थात मैं देखो हटा के इसको लिख रहा हूँ, जो द्रव्य कण है, ठीक है ना, द्रव्य कण की भी दो प्रकृति होनी चाहिए, एक तो कण रूप, ठीक है ना, जो कण रूप द्रव्य का कण रूप हम देखते ही हैं, हमारे आंख के सामने है, सारी चीजें ये कण द्रव्य के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो इसके लिए कोई प्रायोगिक सत्यापन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो कण के रूप में ही है, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरंग रूप, दूसरा तरंग रूप, तरंग रूप जैसे ये चौक का टुकड़ा है, ठीक है ना, तो क्या इसके साथ इसको हम तरंग के रूप में मान सकते हैं कि ये जो चौक का टुकड़ा है तरंग के समान व्यवहार करता है क्या, ठीक है ना, ये चीज, तो इसको सर्वप्रथम ये चीज किसने बताई, लुइस दे ब्रोगली ने, इन्होंने परिकल्पना की कि जो द्रव्य तरंगे होती है वो द्रव्य तरंगे भी दोनों रूप से, कण रूप से और तरंग रूप से व्यवहार करती है, ठीक है ना, और तरंग रूप से जो व्यवहार करती है, इसका जो प्रारंभिक सर्वप्रथम जो सत्यापन हुआ वो किसने किया, डेविसन जर्मन में, डेविसन जर्मन प्रयोग, ठीक है ना, डेविसन जर्मन प्रयोग के द्वारा फर्स्ट इसका सत्यापन हुआ कि द्रव्य कण की तरंग के रूप में व्यवहार, तरंगों के रूप में व्यवहार करती है। उसके बाद में जो जेपी थॉमसन है, ठीक है ना, उन्होंने भी जेपी थॉमसन प्रयोग, इसके द्वारा भी इसको सत्यापित किया गया। तो देखिए जो लुइस डे ब्रोगली है, इसकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी, तो पहले ये लिख लीजिएगा, अब आप लुइस डे ब्रोगली की परिकल्पना, ठीक है ना, लुइस डे ब्रोगली की परिकल्पना, ये उतारो तो ये बीच में मत उतारना, ठीक है ना, इतना सा रहने देना, द्रव्य का पहले वाला उतार के फिर ये रहने देना, ये उतार देना। लुइस डे ब्रोगली की परिकल्पना, तो इस परिकल्पना के अनुसार, ठीक है ना, मतलब इसके अनुसार द्रव्य कण की द्रव्य कण की भी, चलो भी सूत्र लिख लो, द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात द्रव्य कण तरंगों के समान व्यवहार
लुईस दे ब्रोगली की पढ़ते हो, इसके अनुसार दैर्घ्य कण की द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, ठीक है ना। ये लिख लो है ना, होनी परिकल्पना के अनुसार होनी चाहिए या होती है, अर्थात दैर्घ्य कण तरंगों के समान व्यवहार करना चाहिए। ये भी ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, तरंगों के समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। ये इस लुईस दे ब्रोगली की परिकल्पना थी, ठीक है, जिसको बाद में थोड़े ही दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं, थोड़े ही दिन बाद में नेविसन जर्मन प्रयोग के द्वारा ये सत्यापित भी कर लिया गया कि वास्तव में जो दैर्घ्य कण होते हैं ये तरंगों के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये भी हम नेविसन जर्मन प्रयोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्या है। तो ये लुईस दे ब्रोगली की परिकल्पना थी, ठीक है। और लिखना चाहो तो और लिख लो, यहाँ पे दिख रहा है लुईस दे ब्रोगली के अनुसार, लुईस दे ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील, लुईस दे ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील कण के संगत तरंग, ठीक ना। गतिशील कण के संगत, ठीक ना, गतिशील कण के संगत तरंग, हम क्या मान रहे हैं, किसी पार्टिकल है, इस पार्टिकल के संगत हम क्या मान रहे हैं कि ये पार्टिकल के साथ तरंग भी होती है, तो इस तरंग गतिशील कण के संगत तरंग दोबारा लिख दिया, सॉरी, गतिशील कण के संगत तरंग की तरंग दैर्घ्य निम्न होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है ना, जहां एच तो है लांछनीयता, ठीक है, और जो पी है वो है संवेग या दैर्घ्य कण का संवेग, ठीक है, ये है दैर्घ्य कण का संवेग, ठीक है। इस लैम्डा को दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तथा दैर्घ्य कण के संगत तरंग को, दैर्घ्य कण के संगत तरंग को दैर्घ्य तरंग मीटर वेव कहते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। कंफ्यूजन होगा तो बस इतना सा ही होगा, और होना भी चाहिए। यदि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हुए आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, इसका मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो देखो सीधी सी बात बता रहा है, वो सीधी बात बताना क्या चाहता है, जैसे विकिरण है अपना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग के रूप में भी होती है, ठीक है ना, अर्थात तरंग के समान भी व्यवहार करती है,
प्लस पार्टिकल के समान भी व्यवहार करती है, और इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हम देख चुके हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो द्रव्य तरंगे हैं, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल है, मासिव पार्टिकल जिसमें द्रव्यमान है, ठीक है ना, निहित है, वो पार्टिकल अपने साथ कण स्वरूप में तो होता ही है, हम देखते हैं कण स्वरूप में है, ठीक है ना, उसके साथ साथ वो तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है, ठीक है ना, कहीं कहीं उसका व्यवहार तरंग के रूप में भी होता है। तो उस तरह की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। ये डे ब्रोगली की परिकल्पना है। ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी क्या है? परिकल्पना, डे ब्रोगली की परिकल्पना है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार यदि हम कोई एग्जाम्पल लें कि कोई भी वेग का पार्टिकल, सॉरी एम मास का पार्टिकल वी वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो उसकी लैम्डा क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, ठीक ना। यह लैम्डा की वैल्यू बता सकती है कि यदि कोई एम नॉट द्रव्यमान का कण वी वेग से गति कर रहा है तो उसकी डी ब्रोगली, ठीक है, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। ये कितनी होगी? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, और एच अपॉन एम वी, ठीक है, एच अपॉन एम वी, ये यहाँ पे मास है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखना दो, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है कि ये कंडीशन क्या कंडीशन है। पहली, ठीक है, पहली क्या कि यदि जो v है, ये पार्टिकल का द्रव्य कण का जो वेग है v लेस देन c, ये यहाँ पे क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की वेलोसिटी है जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये है, यदि ये कंडीशन हो तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक्स में आती है, ठीक ना, जो आप पढ़ के आए हो नॉन रिलेटिविस्टिक्स। तो यहाँ पे जो m होता है, ये पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है m नॉट, उसकी इक्वल होता है, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर जो लैम्डा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? h अपॉन m नॉट v, ठीक ना, m नॉट v। लेकिन दूसरी जो स्थिति है वो ये है, सेकेंड स्थिति, कि यदि v ऑलमोस्ट इक्वल टू c, तो इस पोजीशन के अंदर जो पार्टिकल का मास है, ध्यान रखना ये यहीं पे अप्लाई नहीं होता, ये प्रत्येक जगह अप्लाई होता है जहाँ पे भी एनर्जी मास कंजर्वेशन होता है, ठीक है ना, एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉ लगाया जाता है, वहाँ पे इस चीज़ का अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये m नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होती है? m नॉट अपॉन रूट दिख रहा है यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। सेकेंड केस है, यदि बी और सी, इस पोजीशन में जो m है वो m नॉट इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। तो ये यहाँ पे लैम्डा कितनी हो जाएगी है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट v अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगी। और यहाँ पे देखो इस केस के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है ना, ऊर्जा है संवेग में जो संबंध होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? E इक्वल टू रूट
टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, ये भी ध्यान रखना, ठीक ना। और ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये दोनों एनर्जी सेम होती है, ठीक है ना। ये और ये दोनों एनर्जी सेम होती है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी mc² होती है, E इक्वल टू mc², जो मैंने बोल रहा था एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है ना, वो ये होता है। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो ये होती है, यदि ये V लेस देन C है तो ये जो m है ये m नॉट होता है, और यहाँ पे यदि V ऑलमोस्ट C है तो ये जो m है वो कितना होता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस V² अपॉन C², ठीक है। इतनी सी ही चीज के ऊपर, पता है, इसी चीज के ऊपर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, सिंपल सा, सिर्फ इतना सा दिया जाता है कि कोई भी पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m नॉट है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसकी जो वेलोसिटी जो है v है, तो बताइए यदि उसकी जो कुल ऊर्जा वो बस इतनी सी दे देते हैं, m नॉट C², उसकी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, कुल ऊर्जा मतलब E इक्वल टू m नॉट C² के बराबर है, या E 2m नॉट C² के बराबर है, ठीक है ना। या फिर कुछ दे देते हैं 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस तरीके से वैल्यू दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। बस इसमें इतना सा फॉर्मूला लगाना होता है, m नॉट इक्वल टू √1 माइनस V² C², ये इसकी वैल्यू गिवन होगी, बस यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन ये भी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि पता ही नहीं रहता है लोगों को कि ऐसा होता है क्या। ओके, तो अब यहां से देखो, जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक ना, T, ठीक है ना। तो P क्या होता है, P²/2m, E इक्वल टू P²/2m, जो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये E यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या होती है, √2m, तो यहाँ से हम P, इसको हम ये लिख सकते हैं H/√2me, ठीक है ना, एनर्जी की फॉर्म में। ये मोमेंटम की फॉर्म में फॉर्मूला है लैम्डा का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, और ये इसमें है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो अब यदि आपको किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी का पता है तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि एग्जांपल है, ठीक ना, चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, ठीक है ना, तो उसकी जो एनर्जी होगी E, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, qv, v पोटेंशियल के अंदर E इक्वल टू qv होगी, ठीक है। ऐसे तो ये qv लिख दो, ठीक है। ऐसे कोई थर्मल पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, उनकी एनर्जी E इक्वल टू kT हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉर्मल पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 1/mv² हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू कर करके हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है आपका, ये देख लीजिएगा। तो जो मैटर वेव थी, मैटर वेव आपको समझ में आई होगी कि मैटर वेव क्या है, कि किसी भी पार्टिकल, जो भी द्रव्य कण है, द्रव्य कण की संगति, ठीक है ना, या द्रव्य कण के साथ साथ जो विचरण करती है, उस तरंग को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव, द्रव्य तरंग, ठीक है।